नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी, संविधान सभा। भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? जो भारतीय संविधान है उसे अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने। और संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था? संविधान का प्रारूप तैयार जो किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान पर जो चित्रकारी करी थी उनका नाम था नंदलाल बोस। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल रूप से संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया। केंद्रीय कक्ष में से रखा गया था संविधान को। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरी बैठक जो हुई इसकी 11 दिसंबर 1940 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1940 को। उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकार किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और जो हमारा राष्ट्रगीत है इसे कब स्वीकार किया गया? ये भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि राष्ट्रगान, जनगणमन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को जो है 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। राजभाषा हिंदी को जो स्वीकार किया गया, राजभाषा हिंदी को जो स्वीकार किया गया था वो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था कि राजभाषा हिंदी होगी। भारत की राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार कर लिया गया था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में स्वीकार कर लिया गया था इसको। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय तिरंगा है, उसे जो स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को जो स्वीकार कर लिया गया था। इसका डिज़ाइन, जो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वकैया के द्वारा जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव थे, जिसे VN राव भी बोलते हैं संविधान सभा के। अब संविधान सभा के निर्वाचन से संबंधित हैं। उन्नीस में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1940 में 296 सीटें के लिए चुनाव हुआ। जो निर्वाचन हुआ संविधान सभा का 1940 में, जुलाई 1940 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीत ली, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कमेटी, पांडुलिखन समिति, इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। उद्देश्य क्या था? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करना इसका उद्देश्य था। अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें कुल सदस्य जो थे, इसमें कुल सदस्य 7 सदस्य इसमें थे। 7 सदस्य थे इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और अदर जो 6 सदस्य थे VN विद, KM मुंशी थे और मोहम्मद सादुल्ला थे। अल्लादिका स्वामी अय्यर और N गोपाल स्वामी अय्यर, DP केतान। झंडा समिति, अब आता है एक झंडा समिति। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुए। झंडा समिति के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू।
संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान के अंगीकरण की जो अवधि है, संविधान के अंगीकरण की जो अवधि है वह 26 नवंबर 1949 को है, और संविधान लागू हुआ जिस तिथि को, वह तिथि है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में लगा हुआ जो कुल समय है संविधान बनाने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस भारत गणतंत्र कब से बना, यानी कि बनाना शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र बना। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 से। आगे देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र, भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। कौन कौन से हैं? राज्यों का राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र, अर्जित किए गए भूभाग। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है अनुच्छेद 2 में। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य संसद का होगा, संसद करती है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में कहा गया है। किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन सिर्फ संसद करती है, साधारण बहुमत से। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर जो राज्य की मांग की गई, भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला पहला जो राज्य था, भाषा के आधार पर उसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश था। उसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया भाषाई आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में बना। राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य जो थे हरदेनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी थी, A, B, C, D को तोड़ दिया गया और तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 को। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 5 अगस्त 2019 को लद्दाख बना। तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को और छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2002 को। छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2002 में छत्तीसगढ़ बना। 2000 फिर 9 नवंबर को बना उत्तराखंड और 15 नवंबर को बना झारखंड। गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली। पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकार 1961 में तीनों क्षेत्र भारत में शामिल हुए। 1961 में तीनों क्षेत्र भारत में शामिल हुए। गोवा पूर्ण राज्य बना 1987 में। पांडिचेरी या पुडुचेरी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार भारत में शामिल हुआ 1953 में नवंबर में और पांडिचेरी पूर्ण राज्य बना 1962 में। सिक्किम योंग्याल वंश के क्षेत्राधिकरण और सह राज्य बना था 1974, पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ। पूर्ण राज्य बना ये 1975 में। दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। दीव और दादरा राजधानी दमन। नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब आता है नागरिकता। नागरिकता सिटीजनशिप भाग 2 अनुच्छेद 5 से। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से भारत में एकल नागरिकता होगी। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी अन्य राज्य का नहीं होगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र और राज्य।
वर्तमान समय में प्रत्येक देश में दो प्रकार के नागरिक होते हैं, उस देश के मूल नागरिक और विदेशी नागरिक। वर्तमान समय में प्रत्येक देश के दो प्रकार के नागरिक होते हैं, उस देश के मूल नागरिक और विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक दो प्रकार के होते हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो अधिकार हैं, भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं वे हैं, भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने का अधिकार है, संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार प्राप्त सुविधा है। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। 5 प्रकार से ली जा सकती है। जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन या ग्रहण के द्वारा। नागरिकता का अंत कब हो सकता है? नागरिकता का अंत कब होगा? नागरिकता से वंचित करने की शक्ति संसद के पास है। नागरिकता से वंचित करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। किस आधार पर? युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना। यदि युद्ध के समय किसी शत्रु देश की सहायता करना तो नागरिकता समाप्त कर देगा, यहाँ से वंचित कर देगा संसद। संविधान के प्रति अविश्वास, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना। अगर अपनी इच्छा से ही भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तब भी यहाँ की नागरिकता खो देगा। बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना, तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया? संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष से अर्थात 1945 से भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक बन जाएगा। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना। अनुच्छेद 9 में है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना। छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना, एकल नागरिकता का प्रावधान है ना, इसलिए एक ही नागरिकता होगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया कि नागरिकता के अधिकार का बने रहना। नागरिकता के अधिकार का बने रहना एक अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में बोला गया है अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की जो शक्ति है संसद की है। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक का इसमें वर्णन है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक का मूल अधिकार की जो विचारधारा है, इनके मौलिक अधिकार की विचारधारा है अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये याद रखना है कि ये विचारधारा कहाँ से ली गई है मौलिक अधिकार की? ये विचारधारा अमेरिका के संविधान से ली गई है। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। आवास, रहने की सुविधा है। चिकित्सा की सुविधा है मौलिक अधिकार में। सुरक्षा, भोजन और रोजगार भी मौलिक अधिकार में है। मौलिक अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। इनके मौलिक अधिकार के प्रति हम न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा हो तो अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय
तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, यानी कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 है, 14 से 18 है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से अनुच्छेद 30 तक है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। सम्मति का अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति है। संपत्ति का अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था, जिसका उल्लंघन अनुच्छेद 19(1)(6) तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में विविध जिसका उल्लेख 300 क में है। अब जिसका उल्लेख 300 क में है अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। अब समता का अधिकार सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि समता का अधिकार क्या था, समानता का अधिकार क्या था। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि ये समानता होगी, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता होगी लोक नियोजन में। सरकारी नौकरी में सबको अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है कि किसकी क्या योग्यता है, उसके आधार पर सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। योग्यता के आधार पर ये निर्धारण कर सकता है, वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 27 अस्पष्टता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। कैसे, किसके द्वारा? निम्न आधार है इसका: शिक्षा के द्वारा, जनगणना द्वारा, सम्मेलन आयोजित करके, कानून बनाकर। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता। पुरस्कार किसी से अगर किसी को पुरस्कार मिला है वो उपाधि की श्रेणी में नहीं आता। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं दे सकता। राज्य अगर देना चाहे तो उपाधि दे सकता है शिक्षा और सेना के क्षेत्र में। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर हो, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता। उसके बाद आता है दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें है कि अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक् स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति बिना डर के अपनी बात को कह सकता है,
बोलकर कह सकता है, लिख कर बता सकता है, व्यक्त कर सकता है यानी कि लिख कर, या किसी छाप कर व्यक्त करी जा सकती है बिना किसी डर के। अनुच्छेद 19 एक के कै में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस समाचार पत्र की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक के ख में शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 एक के ख में शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 एक के ग में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक घ में है भारत में भ्रमण घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक के ड में है कहीं पर बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक के 6 में है कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध के लिए संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन न करे। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। यानी कि किसी कैसा कोई कार्य, किसी कानून का उल्लंघन किया है जिसमें सजाए 2 वर्ष की है तो 2 वर्ष की सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि उसे अधिक दी जाएगी। दंड के निर्धारित होने पर ही सज़ा दी जाएगी। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा। इसमें है अगर एक बार कानून का उल्लंघन किया तो एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा। आरक्षण ओबीसी एससी एसटी, महिला जो आरक्षण है वो 15(3) में है और ओबीसी एससी एसटी जो उनका आरक्षण है 15(4) में है। खंड 4 में है शिक्षण संस्थान 15 के भाग 5 में है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य गरीब को और 15(6) में है 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनके अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त है। शादी करने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार भी है जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। चिकित्सा पाने का भी अधिकार है। शिक्षा के अधिकार से एससी का निर्णय था, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। शिक्षा का अधिकार, जल प्रदूषित मुक्त जल पीने का अधिकार भी है। आवास का अधिकार है। विदेशी यात्रा का अधिकार है। फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार है। फुटपाथ पर कोई व्यापार करने का भी अधिकार दिया गया है। फांसी में विलंब का अधिकार, फांसी में विलंब का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है वो शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में अनिवार्य कर दिया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में से अनिवार्य किया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वह कानून का उल्लंघन न करे। व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति भी होगी। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तार की तिथि से 24 घंटे के अंदर निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा। इन 24 घंटों में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा। जो समय पुलिस स्टेशन से 1 घंटा 2 घंटा लगा वो समय इसमें काउंट नहीं होगा।
शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 है। अनुच्छेद 24-23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार, बेकार तथा बलात्सर्म का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए ही उपलब्ध है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने का पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अनुच्छेद 24 इस बात को कहता है। धर्म की स्वतंत्रता जो हमारा अधिकार है, चौथा अधिकार है जो मौलिक और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 की है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार है सिक्कों को कृपण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार भी दिया है। अनुच्छेद 25 में सिक्कों को कृपण अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति की देखरेख कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान है। किसी छूट का प्रावधान है किसी विशेष धर्म के विकास के लिए जो टैक्स है उसमें कुछ छूट का प्रावधान है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में है कि कुछ शिक्षण संस्थानों धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछकर, लेकिन न्याय ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 से संबंधित है। 29 से है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संविधान के अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वे लोग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है। मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार है। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकता है और उसकी देख रेख कर सकता है। अनुच्छेद 30 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी करता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी रिट है? याचिका का अर्थ होता है आदेश, प्रलेख या लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब है मना करना। उत्प्रेक्षण का है पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार पर्चा, आपका अधिकार क्या है? अनुच्छेद 33 कहता है सैनिकों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसी के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। सैनिकों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसी के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ या सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 35 में है मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्व।
भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसमें उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है। राज्य का कर्तव्य होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा हमने जो ली है वो आयरलैंड के संविधान से ली है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। जैसे मौलिक अधिकार को लेकर हम न्यायालय जा सकते थे, इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व को हम लेकर न्यायालय नहीं जा सकते। ये वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है नीति निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की जो विचारधारा है नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। लोक कल्याणकारी जो राज्य होगा उसमें विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है। केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा। संविधान ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा अंबेडकर जी ने। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा है। राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली संस्था, जैसे संसद, केंद्र सरकार और राज्य विधानमंडल राज्य की सरकार। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। लेकिन इसमें जो निहित सिद्धांत हैं वो शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। जैसे राज्य की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। राज्य की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करेगा। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार है, जैसे वृद्धावस्था में भी है, बेकारी में भी है और अंगहीनता में भी है। बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम या वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। जो न्याय संगत कार्य होगा वही कार्य महिलाओं को दिया जाएगा। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश दिया जाएगा। अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराएगा। मनरेगा कार्यक्रम या कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर ही चलाए जाते हैं। जो मनरेगा कार्यक्रम है 100 दिन रोजगार, ये कार्यक्रम कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग अनुच्छेद 43 के अनुसार ही चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 44 में कहा गया है एक समान सिविल संहिता को या कॉमन सिविल कोड, राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करे। एक समान ही लागू करे। कानूनों को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए कि मोमडन के साथ अलग कानून या हिंदुओं के साथ अलग कानून या किसी भी धर्म जाति से संबंधित अलग भिन्नता नहीं होनी चाहिए। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां एक समान कानून लागू है। अनुच्छेद 45 6 से कम आयु के बच्चे बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करे। और 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ उसमें ये प्रावधान आया कि अनुच्छेद 45 में जो है इसमें संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 45 में 6 से कम आयु के बच्चे बाल्यावस्था या शिक्षा की देखरेख राज्य करेगा। और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संशोधन हुआ था 2002 में, आंगनबाड़ी कार्यक्रम इसी अनुच्छेद के तहत चलाया गया था। आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो चलाया गया था वो अनुच्छेद 45 के तहत ही चलाया गया था, उसी के आधार पर ये चलाया गया था।
अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के अर्थ अर्थात शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। अर्थात राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान, साथ छात्रवृत्ति या प्रतियोगी परीक्षाओं की शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 47 में कह रहा कि जो पोषाहार स्तर में, जीवन स्तर में, लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य करेगा। अनुच्छेद 47 में कहा गया है एल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन नहीं, वो इंजॉय के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है इस पर। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार में दारू बंद कर दी गई। दारू बंद की गई है जो बिहार के अंदर, वो इसी अनुच्छेद 47 के द्वारा, अनुच्छेद 47 के आधार से ही वहाँ बिहार में जो है दारू बंद कर दी गई, क्योंकि अनुच्छेद 47 में कहा गया कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा राज्य। नेक्स्ट देखते हैं इसका अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण या कर्जा, सिंचाई, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के वध पर प्रतिबंध या भारवाहक पशु के वध पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 48 क में राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा तथा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य अभयारण्य की व्यवस्था करेगा और अनुच्छेद 49 में कहा कि राष्ट्रीय स्तर के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक, जैसे राष्ट्रीय स्तर के कैसे स्मारक हैं, जैसे कहोगे लाल किला हमारी धरोहर है, और जैसे ताजमहल। स्थान की बात करें कोई जैसे कंपनी बाग है, इस प्रकार से खुदाई में प्राप्त हुई कोई वस्तु राज्य नष्ट होने से बचाएगा। कोई वस्तु खुदाई से प्राप्त हुई तो उस वस्तु को नष्ट होने से बचाएगा, ये राज्य का कार्य है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका तथा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कि जो कार्यपालिका है वो अलग कार्य है और न्यायपालिका ये एक दूसरे से भिन्न है। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि करना। अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंध है। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामले में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि आंतरिक मामलों में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख है। नागरिक का कर्तव्य क्या है? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। जो मूल संविधान बनाया गया था, जो स्टार्टिंग में संविधान बनाया गया था, उसमें मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। हमारा जो मौलिक कर्तव्य है इसका उल्लेख पहले नहीं था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। 1976 के समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। 1976 में जब इसे जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वें कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्य वो शिक्षा है। 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों में माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि शिक्षा उपलब्ध कराएं। मौलिक अधिकार का पालन न करने पर दंड का प्रावधान नहीं है। अगर कोई मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा तो उसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन जब वह
जब हम किसी कर्तव्य का विरोध करते हैं तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन होता है तो उसे उस स्थिति में दंड दिया जा सकता है। 1973 के केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1973 के केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 3 शब्द इसमें जोड़े गए, सपा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसी समय 1976 में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 10 थे। इस समय 1976 में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 थी। नेक्स्ट देखते हैं